देन 1 होता है, क्या k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, क्या k का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि k का वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि k कैन बी एनीथिंग, है ना, k का वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है एंड ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो इस लेक्चर में आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि k के वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है, कैसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि आप लोगों का, यहाँ पर हम देखते हैं कि आप लोगों का ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है वो k टाइम्स ऑफ कितना आ गया है, वर्टिकल स्ट्रेस के बराबर आ गया है। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन की। ये तो जियोस्टैटिक कंडीशन हो गया, जियो का मतलब होता है अर्थ, बोले तो सॉइल, ठीक है, जियो मतलब अर्थ मतलब सॉइल, और वो क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है। तो सॉइल क्या हमको मूव होता हुआ नजर आ रहा है क्या? यदि हम अपनी आंखों से देखें तो क्या अर्थ मूव होता हुआ नजर आ रहा है क्या मुझे? नहीं, अर्थ जो सॉइल है वो स्टैटिक कंडीशन में मौजूद है। हालांकि अर्थ रोटेट हो रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जिस पर मैं खड़ा हूं क्या वो मूव कर रहा है क्या? नहीं। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इट कैन मूव, लेकिन अभी फिलहाल में ये स्टैटिक कंडीशन में है, तो हमने उसको नाम दिया जियोस्टैटिक कंडीशन। मतलब ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है, पूरी तरीके से स्टेबल है। अरे भाई ये जो एलिमेंट है, क्या ये एलिमेंट सॉइल का मूव हो रहा है क्या? अर्थ के नीचे कहीं भी मूव नहीं हो रहा, ये कॉन्स्टेंटली रखा गया है। मतलब ये जो सॉइल का एलिमेंट है ये पूर्ण रूप से स्टेबल है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जितना फोर्स इधर से लग रहा था उतना ही इधर से लग रहा है, जितना इधर से लग रहा था उतना ही इधर से लग रहा है, जितना इधर से लग रहा था उतना ही इधर से भी लग रहा है। This is called the equilibrium condition. This is called the stable condition of the soil element. अब हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन की बात करता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन के बारे में मैं ये बोल रहा था कि भैया मैं मान लेता हूँ ये मेरा क्या है, एक फ्री वाटर सरफेस है। अभी मैं ग्राउंड ये हटा देता हूँ, मैं ये अभी हटा देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि कहीं पर मेरा ये क्या है, फ्री वाटर सरफेस है। क्लियर है? अब इससे नीचे किसी डेप्थ पर मैंने कोई एक एलिमेंट ले रखा है। ऑफ कोर्स ये वाटर का एलिमेंट होगा भाई। यदि मैंने फ्री वाटर सरफेस ले रखा है तो ये एलिमेंट किसका है, वाटर का एलिमेंट है। ये वाटर के एलिमेंट मान लेता हूँ किसी भी डेप्थ z पर या किसी भी डेप्थ h पर मैंने ले रखा होगा। तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है आप लोगों का, वर्टिकल स्ट्रेस लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। तो यहाँ पर आपका क्या लगता है, वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा वी। यहाँ पर भी आपका क्या लग गया, वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा वी। इन द सेम वे यहाँ पर हमारे पास क्या लगता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस यहाँ भी लगेगा पानी के अंदर। तो इधर भी अपन ने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस सिग्मा एच बताया। यहाँ पर जियोस्टैटिक कंडीशन में सॉइल के अंदर क्या होता है, आपका जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर होता है इसको आप अर्थ प्रेशर कहेंगे। तो आपका ये जो अर्थ प्रेशर होता है वो k टाइम्स ऑफ वर्टिकल होता है, k टाइम्स ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस होता है। जबकि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में मतलब पानी के अंदर क्या रहेगा, आप लोगों का ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस रहेगा, चाहे x डायरेक्शन का हो चाहे z डायरेक्शन का हो, वो वर्टिकल स्ट्रेस के ही बराबर रहेगा। क्या होगा, वो आपके वर्टिकल स्ट्रेस के ही बराबर होगा। इसी को अपन हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन कहते हैं। आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसा पढ़ा होगा कि वाटर एक्सर्ट द प्रेशर ऑफ सेम अमाउंट इन ऑल द डायरेक्शन। वाटर एक्सर्ट्स द प्रेशर और वाटर प्रोड्यूस द प्रेशर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन ऑल द डायरेक्शन, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू बता सकते हैं क्या? यहाँ का वाटर का जो यूनिट वेट है वो गामा डब्ल्यू होगा। यहाँ के वाटर का यूनिट वेट क्या होगा, गामा डब्ल्यू। तो गामा डब्ल्यू इंटू दिस वैल्यू जेड, ये प्रेशर हो चुका है जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर चारों तरफ से लग रहा होगा। ठीक है, तो यह है आप लोगों का हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। यदि आपके सॉइल में वाटर टेबल नहीं है, यदि आपके सॉइल में वाटर टेबल नहीं है तो सिर्फ जियोस्टैटिक कंडीशन वहां पर लगेगी। यदि आपके सॉइल में वाटर टेबल है तो जियोस्टैटिक कंडीशन तो लगेगा ही, साथ में
हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन पे भी वहां पर काम करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ यदि आपके सॉइल में वाटर टेबल नहीं है तो ओनली जियोस्टैटिक कंडीशन विल बी हैपनिंग देयर। यदि वाटर टेबल है तो जियोस्टैटिक तो लगेगा ही साथ में आपको हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन भी वहां पर लगाना होगा। समझ में आ गई मेरी इतनी सी बात? यस सर, यहाँ तक की बात हमें पूर्ण रूप से क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो सिग्मा एच मैंने लिखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा था जिसको हम लेटरल अर्थ प्रेशर कहते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप्स ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? टाइप्स ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर। टाइप्स ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर सकते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। तो ये 3 टाइप के प्रेशर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आपका जो सिग्मा एच है इसके 3 टाइप मैंने आपको बताए, या तो हम अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट कंडीशन कहेंगे, या फिर हम एक्टिव अर्थ प्रेशर कहेंगे, या फिर हम पैसिव अर्थ प्रेशर कहेंगे। अब हमें क्या समझना है कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है, ये कैसे लगते हैं, और सबसे बड़ी बात ये लगते क्यों हैं, है ना, इसके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले रहेंगे। तो पहले एक बार सभी के साथ में शेयर मारेंगे, है ना, एक बार शेयर करो जरा फुर्ती से सभी के साथ में, है ना, एक बार सभी के साथ में शेयर करो। है ना, जरा मैं रुका हुआ हूँ, पानी पी रहा हूँ, 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास में, जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी शेयर कर दो। जेई वाला सेशन कब से आएगा? जेई वाला सेशन चालू हो गया बेटा, डेली शाम को 5 बजे मुकुल त्रिवेदी नाम के जो फैकल्टी है वो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी लेना स्टार्ट कर चुके हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हो गया क्या सभी का, है ना, इतना लिखने का काम हो गया होगा सभी का, सभी ने शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको बखूबी आप लोग निभा रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ, है ना, ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, इधर आओ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट, कि यह अर्थ प्रेशर क्यों लगता है ना। तो यहाँ पर मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ठीक है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ठीक है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट या लिटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट भी आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है उसको समझिए। मुझे मान लेने दीजिए कि सपोज ये आपका एक ग्राउंड सरफेस है। सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखना क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास ये एक ग्राउंड सरफेस है कुछ इस तरीके से, है ना, ये कुछ एक ग्राउंड सरफेस है। मैंने डिसाइड किया कि चलो मुझे यहाँ पर फाउंडेशन बनाना है। अब फाउंडेशन बनाना है तो मुझे गड्ढा खोदना पड़ेगा। फाउंडेशन बनाना है तो मुझे सॉइल को क्या करना पड़ेगा, एक्सकेवेट करना पड़ेगा। तो आइए मैंने यहाँ पर सॉइल को क्या कर दिया, किसी डेप्थ तक इस सॉइल को मैंने एक्सकेवेट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक्सकेवेट करेंगे पूरा सॉइल को। ये देखिए
कुछ इस तरीके से हमने सॉइल को क्या किया, एक्सकेवेट किया, मतलब यहाँ की पूरी सॉइल हमने बाहर निकाल दी। तो आपको इस तरीके से ये गड्ढा नजर आएगा भाई, इस तरीके से कोई गड्ढा नजर आएगा आप लोगों को, मतलब आपका सॉइल यहाँ पर भी मौजूद है, 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 यहाँ पर भी मौजूद है, बस इतने से पोर्शन में आपका सॉइल मौजूद नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ में क्या कंडीशन लिया, मैंने आप लोगों के साथ में ये कंडीशन लिया कि भैया मेरे पास क्या है, एक ग्राउंड सरफेस है कुछ इस तरीके से। अब यदि एक ग्राउंड सरफेस है मेरे पास इस तरीके से, तो अभी मैंने आपको जियोस्टैटिक कंडीशन पढ़ाया, यहाँ पर यहाँ कहीं पर हमारे पास हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सॉइल का एलिमेंट है, हमारे पास क्या है, सॉइल का एक एलिमेंट है। आप खुद सोचिए इस सॉइल के एलिमेंट पर, अभी मैंने 2D में ले रखा है, उस टाइम पे मैंने 3D में ले रखा था, तो अभी 2D में ले रखा है, सपोज 2 डायमेंशनल, तो यहाँ पर आपके वर्टिकल स्ट्रेस लग रहे होंगे सिग्मा वी, और इधर से आपके क्या लग रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस सिग्मा एच लग रहे होंगे। बराबर बोल रहा हूं मैं? तो देखो अभी फिलहाल में ये एलिमेंट आपका क्या है, पूर्ण रूप से स्टेबल है, और पूर्ण रूप से क्या है, स्टेबल, और पूर्ण रूप से इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये एलिमेंट ना तो उधर जा रहा है, ना इधर आ रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है, इट इज कॉल्ड स्टेबल कंडीशन। मैंने कहा ठीक है। अब इस ग्राउंड में या इस प्लॉट पर मैंने क्या डिसाइड किया, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क मैंने करना चाहा, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क मैंने करना चाहा, जिसके लिए मुझे यहाँ पर इस सॉइल को क्या करना पड़ा, एक्सकवेट करना पड़ा, खुदाई करना पड़ी। तो मैंने कहा चलो खुदाई करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, खुदाई करना स्टार्ट किया। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, खुदाई करना स्टार्ट किया कुछ इस तरीके से। हमने क्या किया, हमने खुदाई करना स्टार्ट किया। अब खुदाई की, ये हमने यहाँ पर क्या की, खुदाई की कुछ इस तरीके से, हमने यहाँ पर क्या कर दी, खुदाई कर दी। तो यहाँ से पूरा सॉइल हमने क्या निकल लिया है, बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पूरा की पूरा सॉइल यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया है। तो कहने का मतलब क्या है, सॉइल इधर साइड भी मौजूद है, सॉइल इधर साइड भी मौजूद है, सॉइल इधर साइड भी मौजूद है। इतने से पोर्शन में ये गड्ढा बन चुका है, यहाँ पर सॉइल मौजूद नहीं है। अब आप सोचिए यदि इतने से पोर्शन में सॉइल मौजूद नहीं है, तो फिर ये सिग्मा एच थोड़ी ना लगेगा। ये सिग्मा एच कैसे लगेगा, जब यहाँ पर सॉइल मौजूद ही नहीं है, तो ये सिग्मा एच यहाँ पर एक्ट नहीं करेगा। बात खत्म। अरे इफ देयर इज नो सॉइल देन देयर इज नो सिग्मा एच। समझ में आ गई मेरी इतनी सी बात? तो जैसे ही आपने ये गड्ढा खोदा, जैसे ही आपने ये एक्सकेवेशन किया, आपका ये सॉइल एलिमेंट अनस्टेबल हो चुका है। ये सॉइल एलिमेंट क्या हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है। पहले ये स्टेबल था, पहले ये इक्विलिब्रियम में कंडीशन में था जब आपने खुदाई नहीं की थी। जब आपने यहाँ पर खुदाई कर दी, एक्सकेवेशन वर्क कर दिया, तो ये एलिमेंट क्या हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है। क्यों सर अनस्टेबल कैसे हो गया? देखो ना यार, इसको इधर से क्या मिल रहा है, एक पुश मिल रहा है, एक प्रेशर मिल रहा है। तो क्या होगा, जैसे इसको इधर से एक प्रेशर मिल रहा है, ये सॉइल एलिमेंट क्या होगा, गड्ढे में गिरने की कोशिश करेगा। भाई वर्टिकल डायरेक्शन से तो ये स्टेबल है, ऊपर से भी सिग्मा भी, नीचे से भी सिग्मा भी, लेकिन इधर से इसको सिग्मा एच मिल रहा है, जो कि इधर से इसको नहीं मिल रहा है। तो जिसके कारण ये एलिमेंट क्या हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है। अनस्टेबल यदि हो चुका है, तो आप देखिए यहाँ से सिग्मा एच यदि मैंने लगाया, तो ये पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पर गिरने लगेगा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। जब भी आप गड्ढा खोदते हैं, तो आप देखना जैसे जैसे आप गड्ढा खोदते चले जाते हैं, पार्टिकल्स गड्ढे में गिरने लगते हैं। अरे ऐसा होता है ना, जब भी आप गड्ढा खोदते हैं, जैसे गड्ढा खोदते जाएंगे तो ऊपर से सॉइल के पार्टिकल्स गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। क्यों गिरते हैं पार्टिकल्स? पार्टिकल्स इसलिए गिरते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। पहले उनमें जियोस्टैटिक कंडीशन थी, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जियोस्टैटिक कंडीशन पढ़ाया, तो पहले उनमें जियोस्टैटिक कंडीशन थी, लेकिन गड्ढा खोदने के बाद अब वो अनस्टेबल हो गए। मुझे वापस इनको स्टेबल बनाना पड़ेगा। यदि ये कंटिन्यूअसली गिरते रहे तो मैं तो अपना वर्क कर ही नहीं पाऊंगा। भाई जो भी मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क करना था, जो भी मुझे वर्क आगे प्रोसीड करना था, वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। सपोज मुझे पेवमेंट बनाना था या मुझे और भी कुछ काम करना थे, तो वो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये कंटिन्यूअसली सॉइल फॉल होते रहेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस सॉइल के मूवमेंट को रोकने के लिए, भाई ये गड्ढे में गिर रहा था, तो मैंने क्या किया, इस सॉइल के मूवमेंट को रोकने के लिए एक बहुत हैवी स्ट्रक्चर बनाया।
एक बहुत हैवी हमने स्ट्रक्चर यहां पर बनाया, बहुत हैवी स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके के आरसीसी का बनाया। किसका बनाया? आरसीसी का, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का वेरी हैवी स्ट्रक्चर बनाया। और इस वेरी हैवी स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? यहां पर रिटेनिंग, यहां पर हम इसको क्या कहते हैं? रिटेनिंग वॉल कहते हैं या रिटेनिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। हम इसको क्या नाम दे देते हैं यहां पर? रिटेनिंग स्ट्रक्चर या रिटेनिंग वॉल भी हम इसको कह देते हैं। अब जैसे आपने ये आरसीसी का एक रिटेनिंग वॉल बनाया तो ये पार्टिकल का गिरना रुक चुका है, मतलब इस वॉल और यहाँ की सॉइल एलिमेंट के बीच में वापस से एक प्रेशर सिग्मा एच डेवलप हो चुका है। तो ये जो प्रेशर डेवलप हुआ ना आपकी ये वॉल और ये सॉइल एलिमेंट के बीच में, ये प्रेशर ही आप लोगों का कहलाता है अर्थ प्रेशर। ये प्रेशर ही क्या कहलाता है आपका? अर्थ प्रेशर कहलाता है। अब मैंने जो बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग नहीं, मैंने ये जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाया जो इस सॉइल एलिमेंट को गड्ढे में गिरने से रोक रहा था, ये वॉल, ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर बहुत हैवी है, इट इज वेरी हैवी, है ना। तो इसमें मैं लिख देता हूं वेरी हैवी स्ट्रक्चर, वेरी हैवी स्ट्रक्चर। और यदि ये बहुत हैवी है तो इसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अरे भाई सपोज मेरा वेट जो है वो 500 केजी हो गया, तो क्या मेरे को ऐसा मूव करा सकते हो क्या आप लोग? ऐसा कुछ भी नहीं करा सकते हैं, बिकॉज आई एम वेरी हैवी। सो द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल इन लेटरल डायरेक्शन, है ना। तो वेरी हैवी स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो यदि मूवमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत हैवी है, तो इस कंडीशन में ये जो प्रेशर लगा है इसको कहते हैं अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट कंडीशन। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये रेस्ट कंडीशन में है, ये कभी भी मूव नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी हैवी इन वेट, इट इज वेरी हैवी स्ट्रक्चर। तो ये जो प्रेशर यहाँ पर ये जनरेट होता हुआ आपको नजर आ रहा है ना, किसके किसके बीच में लग रहा है? वॉल एंड सॉइल के बीच में। इस प्रेशर को अपन कहते हैं अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट कंडीशन। रेस्ट वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ये जो आपका रिटेनिंग वॉल है ये बहुत हैवी है और इसका मूवमेंट संभव नहीं हो पा रहा है। क्लियर है मेरी यहां तक की बात? अच्छा, कुछ लोग ऐसा ना समझे कि ये जो सिग्मा एच है ये वॉल के द्वारा सॉइल पर लगाया जा रहा है, और कुछ लोग ऐसा भी ना समझे कि ये जो सिग्मा एच है ये सॉइल के द्वारा वॉल पर लगाया जा रहा है। कोई किसी पर प्रेशर नहीं लगा रहा है, ये म्यूचुअल प्रेशर है, दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। This is the pressure which is occurring on both, on the soil as well as on the wall. समझ रहे मेरी बात? तो यहां पर मैंने एक पॉइंट निकाला, चूंकि स्ट्रक्चर बहुत हैवी है, उसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो क्या मैं लिख दूं इस सॉइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट अब नहीं हो रहा है? अरे वॉल मूव नहीं करेगी तो ये सॉइल एलिमेंट भी मूव नहीं करेगा। बराबर बोल रहा हूं मैं? यदि ये वॉल मूव नहीं करेगी तो आपका ये सॉइल एलिमेंट भी मूव नहीं करेगा। यदि ये सॉइल एलिमेंट मूव नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका स्ट्रेन का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में आपका स्ट्रेन कितना हो चुका है? 0 हो चुका है। मान लेता हूं एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। अभी मेरे को पहले ये बता सकते हो क्या कि स्ट्रेन एक्स की इक्वेशन क्या होती है? बिल्कुल बता सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड बाई ई। ये हमारा एक्सप्रेशन होता है कुछ इस तरीके से, ऐसे एक्सप्रेशन होता है हमारे पास। अब ये स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? अच्छा, अपन ने यहाँ पर एच ले रखा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन है? स्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एप्सिलॉन एच, ऐसा लिख देता हूं मैं। एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एच लग रहा है अपना, ये देखो ये सिग्मा एच लग रहा था एक्स डायरेक्शन में, माइनस म्यू इंटू वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में अपने पास क्या लग रहा है? सिग्मा वी, तो सिग्मा वी डिवाइड में ई माइनस म्यू इंटू, और जेड डायरेक्शन में अभी मैं जियोस्टैटिक कंडीशन पढ़ाया ना आपको, 3 डायमेंशनल एलिमेंट लेकर, सिग्मा एच एक्स डायरेक्शन से भी लगेगा और सिग्मा एच जेड डायरेक्शन से भी लगेगा। तो यहाँ पर सिग्मा जेड की भी वैल्यू कितना है? हॉरिजॉन्टल प्रेशर, लेटरल अर्थ प्रेशर सिग्मा एच ही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उन्होंने कहा कि
अर्थ प्रेशर जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, स्ट्रक्चर बहुत हैवी है, मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पर मैं कितना रख रहा हूँ, 0। स्ट्रेन का वैल्यू 0 पुट किया तो आप देखेंगे सिग्मा एच बाई ई यहाँ भी है, सिग्मा एच बाई ई यहाँ पर भी है, तो दोनों में से सिग्मा एच बाई ई यदि मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस म्यू सिग्मा एच बाई ई बचेगा माइनस म्यू इंटू सिग्मा वी बाई ई बचेगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ई से ई तो कैंसिल हो चुका है, तो सिग्मा एच का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में, ये टर्म उधर चले गई होगी, तो म्यू डिवाइड में 1 माइनस म्यू ना, म्यू डिवाइड में 1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या? अरे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और आप अभी यहाँ पर देखिए, अभी आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भैया, मैंने आपको ये बताया कि भैया सिग्मा एच इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सिग्मा वी होता है। जियोस्टैटिक कंडीशन क्या बता रहा था मैं आपको बता रहा था कि जो सिग्मा एच होता है ये के टाइम्स ऑफ सिग्मा वी होता है। जरा अपन वहां पर देखते हैं, है ना, आइए अपन यहाँ पर देखते हैं। आपका यहाँ पर ही मैंने क्या निकाल के बताया, मैंने आपका यहाँ पर सेम चीज निकाल कर बताई कि सिग्मा एच इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सिग्मा वी। तो ये दो एक्सप्रेशन कंपेरेबल है, तो के टाइम्स ऑफ सिग्मा वी अपन ने लिख दिया। तो के का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल चुका है, और इस के को मैं के नॉट से डिनोट कर रहा हूँ भाई, के नॉट से। के नॉट, के क्या होता है, के होता है जैसे अभी मैं लिखवाया था, के क्या होता है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, और यहाँ पर मैं इसको क्या कहूंगा, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर कहते हैं। और के नॉट मतलब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। क्योंकि देखो 3 टाइप के प्रेशर होते हैं, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर और तीसरा पैसिव अर्थ प्रेशर। तो तीनों प्रेशर में 3 अलग अलग कोफिशिएंट्स रहेंगे। तो रेस्ट कंडीशन में जो कोफिशिएंट मिलेगा उसको मैं के नॉट से डिनोट कर रहा हूं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि आपका जो के नॉट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को कंपेयर करने पे म्यू डिवाइड में 1 माइनस म्यू आ चुका है। ये एक्सप्रेशन में कहां से लाया, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से मैं लेकर आया था, ये वाला एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मॉस, स्टॉर्म, इस नाम से भी होता है सब्जेक्ट। म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू है आपका पॉइजन्स रेशियो। तो यहाँ पर मैंने आपका कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट निकालकर आपको बताया। ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर कहाँ पर, रेस्ट कंडीशन में निकालकर बताया। मैं फिर बोल रहा हूँ, रेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि आपकी वॉल बहुत हैवी है जिसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। यदि वॉल का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो ये सॉइल एलिमेंट भी कहीं पर मूव नहीं करेगा। क्लियर है? तो यहां पर मैंने लिखा वेयर के नॉट, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं कैमरे को अपन, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अच्छा, इसकी कोई यूनिट होती है क्या, इसकी कोई यूनिट होती क्या? नहीं भाई, के नॉट की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये पॉइजन्स रेशो का रेशो है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और पॉइजन्स रेशो की खुद की अपने आप में कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये कुल मिलाकर एक यूनिटलेस पैरामीटर है। के नॉट जो है ये एक यूनिटलेस पैरामीटर है, ठीक है, याद रखना, यूनिटलेस पैरामीटर है आप लोगों का। यूनिटलेस कोफिशिएंट भी ऐसा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब कभी कभी क्या होता है, ये कभी कभी क्या मतलब, हमारे पास एक ऑथर थे जेकी नाम के। सो एज पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ जेकी 1944, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर मुझे के नॉट का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया विच इज बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। सो इस पर जेकी 1944 हमारे पास जो के नॉट है, ये के नॉट होता है 1 माइनस साइन फाई के बराबर। किसके बराबर? 1 माइनस साइन फाई। और फाई आपको मैं क्या पढ़ाया हूं, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस। इसको आप एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। तो के नॉट इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस। क्लियर? ये उन्होंने लिखा एनसीसी सॉइल के लिए, ये उन्होंने किसके लिए लिख दिया, एनसीसी सॉइल के लिए। सर यदि मेरे पास ओसीसी सॉइल आ गया तो मैं कैसे निकालूंगा के नॉट, तो उसके लिए भी उन्होंने एक्सप्रेशन दे रखा है। और उन्होंने एक्सप्रेशन ऐसा दिया है कि के नॉट ऑफ ओसीसी सॉइल विल बी इक्वल टू के नॉट ऑफ एनसीसी सॉइल।
ओसीसी सॉइल के लिए यदि आपसे पूछते हैं तो के नॉट ऑफ ओसीसी सॉइल इज इक्वल टू के नॉट ऑफ एनसीसी सॉइल इनटू ओसीआर। ओसीआर क्या होता है? ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। मैं पढ़ाया था आप लोगों को। ओसीआर क्या होता है? ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। और ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन द पास्ट डिवाइड में इफेक्टिव स्ट्रेस इन द प्रेजेंट। तो ओसीआर टू द पावर साइन फाई। तो इस वैल्यू से या इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं आप लोगों का कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट कंडीशन। के नॉट का वैल्यू इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है। क्लियर है मैं यहाँ तक की बात? तो अभी इस बोर्ड पर आपको जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट कंडीशन। पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों अर्थ प्रेशर लगता है। जब भी आपका सॉइल एलिमेंट अनस्टेबल कंडीशन में आ जाता है तो उसको पुनः स्टेबल कंडीशन में लाने के लिए, या मैं कहूँ जब सॉइल एलिमेंट्स गिरने लगते हैं तो उसके मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए मैंने यहाँ पर एक हेवी स्ट्रक्चर बनाया। और ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? इस सॉइल एलिमेंट को रिटेन करने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? रिटेन करने का, रोकने का काम कर रहा है। इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया गया? रिटेनिंग स्ट्रक्चर दिया गया। इसको कुछ लोग रिटेनिंग वॉल के नाम से भी कहते हैं या जानते हैं। ठीक है, चूंकि ये बहुत हैवी होता है वेट में, इसलिए इस वॉल का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है लेटरल डायमेंशन में या लेटरल डायरेक्शन में, जिसके कारण इस सॉइल एलिमेंट का भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्रेशर यहाँ पर जनरेट हुआ उसको हमने कहा अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट कंडीशन, और उसके हिसाब से फिर हमने यहाँ तक का निकाल के बताया। क्लियर है इतनी बात? जरा नोट करेंगे फुर्ती से, है ना? फुर्ती से नोट कर लेंगे आप लोग। करेंगे नोट जरा। चलो भाई, देखो देखो देखो, जल्दी से लिखना हो जाएगा आप लोगों का, है ना? आप लोग लिखने का काम जल्दी जल्दी करिए। है ना? जल्दी जल्दी करेंगे भाई लिखने का काम। आप लोग लिखिए, मैं जब तक बोर्ड नंबर 1 को यहाँ पर रब कर रहा हूँ। हमें देखो, मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए आता हूँ और आप लोग आते नहीं हो पढ़ने के लिए, इसलिए मुझे दर्द होता है फिर। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सफिशिएंट टाइम भी दूंगा कि आप लिख सको, नोट्स बना सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ यहाँ पर, बोर्ड नंबर 1। जब तक आप लोग बोर्ड नंबर 2 का नोट कर लीजिए। ओके, हाँ, तो अभी तक हम लोग अर्थ प्रेशर एट रेस्ट देखें। अब मुझे क्या बताना है आप लोगों को? एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर के बारे में मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना है ना? है ना? हमने कहा था कि हमारे पास कितने टाइप के प्रेशर होते हैं? 3 टाइप के। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंप्लीट होता है। अब अपने को क्या देखना है? बचे हुए 2, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। आइए इसको समझते हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इधर आइए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन होने के बाद एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर। चलिए,
यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन हो चुका है। एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा एक्टिव एंड पैसिव अर्थ, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, ये हमारा अभी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। अभी तक हमने ये समझा कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट क्यों लगता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होते हैं और सबसे बड़ी बात ये लगते क्यों हैं, है ना, उसको समझते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से समझेंगे उसको देखते हैं। मैं आपको ये बता रहा था एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर के बारे में, आपको ये बता रहा था। मुझे मान लेने दीजिए कि भैया ये हमारा क्या है, एक ग्राउंड सरफेस है। मैंने कहा ठीक है सर, मान लिया ये हम लोगों का एक ग्राउंड सरफेस है। मुझे मान लेने दीजिए कि यहाँ कहीं पर हमारे पास क्या है, एक सॉइल का एलिमेंट है और इस सॉइल के एलिमेंट पर क्या क्या मौजूद है, हमारे पास ऊपर से वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा वी मौजूद है, नीचे से भी वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा वी मौजूद है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये स्टेबल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की देखते हैं तो यहाँ पर सिग्मा एच लग रहा है, यहाँ भी आपका सिग्मा एच लग रहा है। तो कुल मिलाकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ये क्या है, स्टेबल है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में मौजूद है। इसको अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं, इसको अपन जियो स्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। स्टेबल है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सॉइल में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक की बात? यस सर, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि भाई इस जगह पर मुझे कोई सिविल इंजीनियरिंग वर्क करना है या कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाना है, सपोज फाउंडेशन वर्क करना है या और भी कुछ अलग प्रकार का मुझे वर्क यहाँ पर करना है, जिसके कारण मुझे यहाँ की सॉइल को क्या करना पड़ा, एक्सकवेट करना पड़ा, मतलब यहाँ की सॉइल की खुदाई करना पड़ी। तो देखते हैं फिर क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि चलो हम सॉइल को क्या करें, एक्सकवेट करें। तो मैंने यहाँ की सॉइल को एक्सकवेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ की सॉइल को अपन ने एक्सकवेट करना स्टार्ट किया। ये एक्सकवेट किया कुछ इस तरीके से अपन ने, है ना, यहाँ की सॉइल को अपन ने क्या किया, एक्सकवेट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी सॉइल मौजूद नहीं है। इतने से पोर्शन में कोई भी सॉइल मौजूद नहीं है। सॉइल यहाँ भी मौजूद है, सॉइल यहाँ पर भी मौजूद है, सॉइल यहाँ भी मौजूद है, लेकिन इतने से पोर्शन में गड्ढा बन चुका है, इतने से पोर्शन में सॉइल मौजूद नहीं है। जब इतने से पोर्शन में सॉइल मौजूद नहीं है तो फिर ये सिग्मा एच भी नहीं लगेगा। भाई सिग्मा एच कौन लगा रहा था, सॉइल लगा रही थी। आज ये सॉइल यहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर ये सिग्मा एच यहाँ पर नहीं लगेगा। ये सॉइल एलिमेंट अब क्या हो चुका है, आफ्टर एक्सकेवेशन ये सॉइल एलिमेंट अनस्टेबल हो चुका है। क्या हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है, जिसके कारण आप देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये अनस्टेबल है। इस सॉइल एलिमेंट को यहाँ से एक धक्का मिल रहा है, एक पुश मिल रहा है, एक फोर्स मिल रहा है, एक प्रेशर मिल रहा है, जिसके कारण इस सॉइल एलिमेंट कहाँ गिरेगा, गड्ढे में जाके गिर जाएगा। ये सॉइल एलिमेंट उठ के सीधे कहाँ चला जाएगा, गड्ढे में जाके गिर जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस मूवमेंट ऑफ सॉइल को स्टॉप करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो कि इस सॉइल के मूवमेंट को रोकेगा, और उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, रिटेनिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आइए मैं वो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पर एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाया। तो ये जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर मैं इस बार यहाँ पर बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ। ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर क्या है, लाइट इन वेट है। मैंने पिछले केस में क्या बना रखा था, आप यहाँ पर देखिए, जब मैंने अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की बात कही थी, तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के केस में मैंने एक बहुत हेवी स्ट्रक्चर बना रखा था। कैसा स्ट्रक्चर था मेरे पास, एक बहुत हेवी स्ट्रक्चर था, जिसको हमने रिटेनिंग स्ट्रक्चर, रिटेनिंग वॉल कहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम हल्का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जिसका वेट क्या हो, कम हो। ठीक है, इसका वेट क्या है, यहाँ पर बहुत कम है। मैंने कहा ठीक है भाई, वेट कम है तो अच्छी बात है। तो एक कम वेट का मैंने यहाँ पर ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाया। इस कम वेट वाले रिटेनिंग स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, इस कम वेट वाले रिटेनिंग स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर शीट पाइल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शीट पाइल अपन यहाँ पर बोल सकते हैं, या फिर इसको भी आप रिटेनिंग वॉल बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका वेट क्या है, कम है ना। तो आप इसको लाइट इन वेट लिख सकते हैं, लाइट
इन वेट, है ना। आप इसको रिटेनिंग वॉल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रिटेनिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सॉइल को रिटेन करने का काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भैया ये लाइट इन वेट है, ठीक है। तो लाइट इन वेट, हल्का है वेट में। तो ये हल्का है, कोई बात नहीं, हल्का है तो क्या हुआ, ये आपका आरसीसी का भी बना हुआ हो सकता है, या आपका स्टील का शीट भी हो सकता है ना। स्टील का शीट पाइल अपन इसको बोल देते हैं। अब जैसे आपने ये स्टील का शीट पाइल यहाँ पर बनाया, ये जो सॉइल एलिमेंट का मूवमेंट हो रहा था वो स्टॉप हो चुका है, और इस लेवल पर हमारे पास क्या आ चुका है, एक सिग्मा एच वापस से डेवलप हो गया। ये जो प्रेशर डेवलप हुआ सॉइल एलिमेंट और वॉल के बीच में, ये जो प्रेशर डेवलप हुआ सॉइल एलिमेंट और ये वॉल के बीच में, इस प्रेशर को अपन ने यहाँ पर क्या कहा, ये प्रेशर आपका अर्थ प्रेशर कहलाता है। अब ये अर्थ प्रेशर या तो एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा या फिर पैसिव अर्थ प्रेशर होगा। भाई यहाँ पर वॉल और सॉइल एलिमेंट के बीच में ये वाला सिग्मा एच वापस से डेवलप हो गया, तो ये जो प्रेशर डेवलप हुआ है सिग्मा एच यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये आपका या तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कहलाएगा या फिर आपका पैसिव अर्थ प्रेशर कहलाएगा। अब समझना हमें यह है कि कब एक्टिव अर्थ प्रेशर कहलाएगा, कब पैसिव अर्थ प्रेशर कहलाएगा, उसको हमें यहाँ पर समझना होगा। मैंने कहा आइए हम यहाँ पर इसको समझते हैं। आइए हम इसको यहाँ पर समझते हैं कि कब ये एक्टिव कहलाएगा, कब ये पैसिव कहलाएगा। तो मैंने आपको कहा कि देखो, सबसे पहले तो मैं ये शीट पाइल यहाँ पर बना रहा हूँ। देखो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ इस तरीके से ये शीट पाइल बना रखा है, ठीक है। ये आपकी शीट पाइल थी कुछ इस तरीके से, इसको इस तरीके से मैं बना देता हूँ। ये शीट पाइल क्या है, एकदम हल्का है। एकदम हल्के से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि, ऐसा भी नहीं कि फूंक मारा और ये गिर जाएगा, इतना हल्का भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हल्का है किसकी तुलना में, वो रिटेनिंग स्ट्रक्चर की तुलना में। जो बड़ा सा रिटेनिंग वॉल मैंने बनाया था उसकी तुलना में ये हल्का है थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ, इसने क्या किया, इसने यहाँ पर जो पूरी सॉइल मौजूद थी उसको रिटेन किया। भाई यहाँ पर क्या थी, बहुत सारी सॉइल मौजूद थी ना, इस पूरी सॉइल को इसने क्या कर रखा है, रिटेन करके रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ कि यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आपके बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स। इसने पूरी सॉइल को क्या करके रखा हुआ है, रिटेन करके रखा हुआ है। और ये जो सॉइल जिसको इसने रिटेन किया हुआ है, ये सॉइल कैसी है, ऐसे पूरी डेप्थ पर होगी। हाँ इधर भी है, बॉटम में भी अवेलेबल है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो सॉइल है, ये कौन सी सॉइल है, मुझे मान लेने दीजिए। ये जो सॉइल है ये है आपकी कोहेजन लेस सॉइल, बोले तो सैंडी सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल बोले तो क्या होता है, सैंडी सॉइल। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो सॉइल यहां पर बना है वो कैसा है, कोहेजन लेस सॉइल है, ठीक है। तो यहां पर पहले ही मैंने मेंशन कर दिया कि ये जो सॉइल है आपका, ये कोहेजन लेस है, कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल बोले तो किस टाइप का सॉइल, सैंड, है ना। कैसा सॉइल है, सैंडी सॉइल है, मतलब सैंड्स हो सकता है ये आपका। तो ऐसा ये सॉइल एलिमेंट पूरा है, ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पर रोक रखा है, यहाँ पर रोक रखा है, बीच का सॉइल गायब है, ऐसा मत सोच लेना। ये आपकी रिटेनिंग वॉल है ना, ये जो शीट पाइल है ना, इसने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सॉइल को रिटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। इतनी सी बात। मैंने यहाँ पर भले नहीं बनाया, आप बनाना चाहे तो बना सकते हो, लेकिन मैंने टॉप और बॉटम में ही बना रखा है क्योंकि मुझे उससे ही मतलब है अभी फिलहाल में। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि ये जो शीट पाइल है ये क्या है, एकदम लाइट इन वेट है, एकदम हल्की है, तो इसका मूवमेंट पॉसिबल है। जो मूवमेंट हेवी स्ट्रक्चर का पॉसिबल नहीं था, वो मूवमेंट इस लाइट स्ट्रक्चर का पॉसिबल है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर कि ये जो वॉल है वो कुछ इस तरीके से मूव कर गई होगी। क्या कर गई होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज मूव कर गई। भाई ये जो वॉल थी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो गई, मूव कर गई। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गई, तो पहले ये वर्टिकली खड़ी थी, अब ऐसी हो गई। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरीके से बना दिया आपके कहने पर। यहाँ चूंकि ये लाइट इन वेट है तो इसका मूवमेंट सर बिल्कुल पॉसिबल है, तो अपन यहाँ पर इसको ऐसा बना दिया। तो देखो ये कुछ इस तरीके से मैं इसको शो कर देता हूँ।
अब एक बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे यहाँ पर नोटिस करना है, और वो बात ये है कि भैया आप सोचिए खुद ही, आप खुद ही सोचिए, मैं एक वॉल हूं, ये वाला, ये वर्टिकल खड़ा है, मैं भी एक वॉल हूं जो कि वर्टिकल खड़ा हूं। मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पर बहुत सारा सॉइल को रिटेन करके रखा हुआ है। मेरी बॉडी ने इस पूरी सॉइल को यहाँ पर, सपोज मान लो, एज्यूम कर लो कि ये बहुत सारी सॉइल है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं इस सॉइल को रोक के, मतलब ये पूरी की पूरी सॉइल मेरे से सपोर्टेड है। यदि मेरी बॉडी में थोड़ा सा भी मूवमेंट आया, मैं थोड़ा सा भी इधर गया, तो ये पूरी की पूरी सॉइल मेरे ऊपर आके गिर जाएगी। इमेजिन कर पा रहे हो क्या हो रहा है? पहले ये वॉल ऐसा खड़ा है, इस वॉल ने यहाँ की पूरी सॉइल को, और ये सॉइल कैसी है? कोहेजन लेस सॉइल है, मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्शन यदि बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कोहेजन बिल्कुल भी नहीं है, तो जिस वॉल ने इसको रोक के रखा था, यदि उस वॉल में थोड़ा सा भी मूवमेंट आ जाए तो ये पूरा सॉइल इस वॉल के ऊपर गिर जाएगा। तो वो पूरी की पूरी सॉइल मेरी बॉडी पर आ चुकी है। तो सेम केस इज हैपनिंग हियर ऑल्सो। मैंने जैसे ही इस वॉल का मूवमेंट शो किया, ये वॉल किसी कारण से यदि ये वॉल ऐसी मूव हो गई, तो ये पूरा की पूरा सॉइल क्या हो जाएगा? उसके ऊपर गिर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे इस वॉल का मूवमेंट आया, तो ये पूरी की पूरी सॉइल उसके ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर जाके गिर गई। तो ये पूरी की पूरी सॉइल उसके बॉडी पर आके गिर चुका है, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रही मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर? तो पूरा की पूरा सॉइल उसकी बॉडी पर आकर गिर गया। अब जैसे ही इसके ऊपर आके गिरेगा, तो इस वॉल के ऊपर ये सॉइल क्या लगाने लगी? प्रेशर लगाने लगी। तो देखिए यहां पर क्या लगने लगा है? एक प्रेशर लगने लगा है, कुछ इस तरीके से। बराबर बोल रहा हूं? तो ये जो प्रेशर लग रहा है वॉल और सॉइल के बीच में, इस प्रेशर को ही हम यहां पर क्या कहते हैं? एक्टिव अर्थ प्रेशर कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको ही अपन यहां पर एक्टिव अर्थ प्रेशर कहते हैं। तो ये आपका कौन सा स्टेज हो गया? एक्टिव स्टेज हो गया। भाई इस स्टेज को अपन ने क्या नाम दिया? इस स्टेज को अपन एक्टिव स्टेज कहते हैं। और ये जो प्रेशर यहां पर मैंने शो कर रखा है, इसको अपन यहां पर एक्टिव अर्थ प्रेशर कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अब मेरी बात को सुनना, अब मेरी बात को आप सुनना। टॉप पोर्शन तो जा रहा है इधर की तरफ, और बॉटम पोर्शन कहां जा रहा है? इधर की तरफ। तो बॉटम पोर्शन में जो सॉइल मौजूद है, बॉटम पोर्शन में भी तो सॉइल मौजूद है ना भैया। तो बॉटम पोर्शन की सॉइल का क्या काम हो रहा होगा यहां पर कि भैया जो बॉटम पोर्शन की सॉइल है उस पर क्या प्रेशर लग रहे होंगे, उसको भी समझना जरूरी है। तो आप देखो ये बॉटम पोर्शन ऑफ वॉल क्या कर रहा है? इस सॉइल को पुश कर रहा है। ऊपर वाला पोर्शन क्या हो रहा था? जैसे बॉडी को मूव किया, पूरा की पूरा सॉइल मेरी बॉडी पर आकर गिर गया और मुझ पर प्रेशर लगाने लगा, जिसको हमने क्या कहा? एक्टिव अर्थ प्रेशर कहा। लेकिन जो बॉटम पोर्शन था वॉल का, वो टूवर्ड्स सॉइल जाने लगा, वो सॉइल की तरफ जाने लगा, और सॉइल को क्या करने लगा? कंप्रेस करने लगा, सॉइल को कॉम्पैक्ट करने लगा। तो वॉल ने यहां पर सॉइल पर क्या लगाया? एक प्रेशर लगाया। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? पैसिव प्रेशर कहते हैं। तो इसको हम यहां पर पैसिव अर्थ प्रेशर कहेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से मैं यहां पर बता रहा हूं, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो ये जो स्टेज है, ये कौन सी स्टेज कहलाती है? ये पैसिव स्टेज कहलाती है। ये कौन सी स्टेज कहलाई? पैसिव स्टेज कहलाई। समझ में आ रही मेरी इतनी सी बात? तो ये हो गई आपकी एक्टिव स्टेज, ये हो गई पैसिव स्टेज। ये जो प्रेशर हुआ इसको अपने कहते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर, और ये जो प्रेशर लगा इसको हम कहते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरीके से यहां पर, अच्छा ये कभी मत सोचना, ये कभी मत सोचना कि यहां पर सॉइल वॉल पे प्रेशर लगा रहा है या फिर यहां पर वॉल सॉइल पे प्रेशर लगा रहा है। कोई एक दूसरे के ऊपर प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, दोनों के बीच में जो प्रेशर अवेलेबल है उसको हम एक्टिव अर्थ प्रेशर या पैसिव अर्थ प्रेशर कहते हैं। अब ऐसा मत सोचना है कि यहां सिर्फ वॉल के ऊपर लग रहा है, सॉइल पे नहीं लग रहा है, या फिर यहां पर सिर्फ सॉइल पे लग रहा है, वॉल पे नहीं लग रहा है। भाई जो प्रेशर है वो दोनों के बीच में डेवलप हुआ है, तो दोनों मटेरियल्स पर, सॉइल पर भी और वॉल पर भी ये प्रेशर की वैल्यू अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो ये आपको यहां पर बिल्कुल इसका आइडिया होना चाहिए। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, पैसिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, इसको हम यहां पर समझते हैं। तो सबसे पहले है ना, मैं काम करता हूं, जो मेरे पास बोर्ड नंबर 2 है उसको मैं रब कर देता हूं,
जब तक आप इसको थोड़ा सा लिख लो, मैं जब तक बोर्ड नंबर 2 रब कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, मैंने रब कर दिया है। तो आइए, अच्छा मेरी बात सुनना। यदि आप मुझसे डेफिनेशन पूछें कि सर, यदि आप मुझसे डेफिनेशन पूछें कि सर एक्टिव अर्थ प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर एक्टिव अर्थ प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी। तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, यदि आप पहले पढ़ चुके हैं जियोटेक कहीं पर या कॉलेजेस में, तो आपको पता होगा एक डेफिनेशन हम अक्सर देखते हैं, व्हेन द वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल। तो देखो यहाँ पर आपकी वॉल थी और इसको अपन क्या बोलते हैं, जिस सॉइल को अपन रिटेन कर रहे हैं ना, यहाँ पर जिस भी सॉइल को अपन यहाँ पर रिटेन कर रहे हैं, रोक के रख रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं उसके मूवमेंट को, उस सॉइल को हम कहते हैं बैकफिल सॉइल। बैकफिल, वॉल के पीछे भरा हुआ फिल मटेरियल, बैकफिल। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे बैकफिल मटेरियल। तो मैं बोल रहा हूँ व्हेन योर वॉल मूव्स, यहाँ पर फिल, वॉल के पीछे भरा हुआ फिल में की तरफ जा रहे हैं, तो उस टाइम पर सॉइल और वॉल के बीच में जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर कहेंगे। और यहां पर फिर क्या डेफिनेशन बनेगी, यहां पर डेफिनेशन बनेगी पैसिव अर्थ प्रेशर की, व्हेन द वॉल गोज या मूव्स टुवर्ड्स द बैकफिल। यहां पर वॉल कहां जा रहा है, टुवर्ड्स द बैकफिल जा रहा है, बैकफिल की तरफ जा रहा है। सो यहां पर जो प्रेशर डेवलप होगा सॉइल और वॉल के बीच में, उसको हम पैसिव अर्थ प्रेशर कहेंगे। सो व्हेन द वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, एक्टिव अर्थ प्रेशर, व्हेन द वॉल मूव्स टुवर्ड्स द बैकफिल, पैसिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव पैसिव। क्लियर है यहां तक की बात? यस सर, क्लियर है। अब ये प्रेशर्स की वैल्यू कितनी होती है उसको अपन यहां पर अब समझते हैं, ठीक है। ये प्रेशर्स की वैल्यू कितनी होगी उसको हम यहां पर समझते हैं। मैं यहां पर कह रहा हूं आप लोगों को, है ना, मैं आप लोगों को यहां पर कह रहा हूं कि भैया अच्छा मेरी बात सुनना एक मिनट, मेरी बात सुनना एक मिनट। यहां पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं यहां पर बता देता हूं। यदि मैं एक्टिव स्टेज की बात कर रहा हूं, यदि मैं एक्टिव स्टेज की बात कर रहा हूं, तो इस एक्टिव स्टेज में यदि मैं कोई सा भी एक सॉइल एलिमेंट पकड़ता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ का कोई सा भी एक सॉइल एलिमेंट पकड़ा, तो इस सॉइल एलिमेंट में ऊपर की तरफ से तो क्या लगते हैं, वर्टिकल स्ट्रेस, और इधर से क्या लगते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लग रहे थे आपके वॉल पर, तो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो आपका यहाँ से तो एक्टिव अर्थ प्रेशर लग रहा है और ऊपर से आपके क्या लग रहा है, वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा वी लग रहा है। तो ये आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस हुआ। मुझे ये डिटरमाइन करना है कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन है इनमें से और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन है इनमें से। तो आप देखिए यहां पर या पहले मैं यहां की बात करूं पैसिव स्टेज की, चलो अपन यहां की पहले देख लेते हैं। यदि मैं एक्टिव स्टेज की बात कर रहा हूं, तो इस एक्टिव स्टेज में जो आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो है आप लोगों का ये वाला वर्टिकल स्ट्रेस। सो योर वर्टिकल स्ट्रेस इज हियर द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इफेक्टिव भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज योर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और आपका ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये आपका क्या रहेगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस रहेगा। सो सिग्मा बार 3 विल बी योर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन द केस ऑफ एक्टिव स्टेज। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर क्या होता है, ये आप लोगों का मिनिमम प्रेशर होता है। भाई वॉल पहले ऐसा खड़ा था, वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल जाने की कोशिश कर रहा था, तो वॉल और सॉइल के बीच का कॉन्टेक्ट टूट रहा था। क्या हो रहा था यहाँ पर, भाई पहले में ऐसा खड़ा हुआ था, मैंने यहाँ की पूरी सॉइल को रोक के रखा हुआ था, तो यहाँ की सॉइल क्या थी, स्ट्रेस्ड थी, एकदम टाइट थी। स्ट्रेस्ड थी से मेरा मतलब क्या है, एकदम टाइट थी, थोड़ी सी स्टीफ थी। मैंने जैसे अपनी वॉल को मूव किया, ये पार्टिकल्स मेरी बॉडी पर आए। अरे जब ये पार्टिकल्स मेरी बॉडी पर आए तो ये पार्टिकल लूज हो गए ना। अरे भाई ये सॉइल गिरी और चूंकि सैंडी सॉइल है तो ये पार्टिकल्स क्या हो गए, लूज, और लूज होने के कारण ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप कम प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे,
इसलिए ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बन चुका है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं पैसिव स्टेज का। मैं बात कर रहा हूं पैसिव स्टेज का। पैसिव स्टेज की मैं आपको क्या बात कर रहा हूं कि जैसे कि आपका सॉइल एलिमेंट है, जैसे कि ये आप लोगों का क्या है, सॉइल एलिमेंट है। इस सॉइल एलिमेंट पर हम जानते हैं ऊपर से हमारा वर्टिकल स्ट्रेस लगता है। हम जानते हैं पैसिव स्टेज है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा होगा, जिसको हम पैसिव अर्थ प्रेशर कहेंगे। और इस पैसिव अर्थ प्रेशर को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं। जैसे पी ए से मैंने क्या कहा था, ए फॉर एक्टिव, पी फॉर प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर। वैसे पी फॉर पैसिव एंड पी फॉर प्रेशर, तो पैसिव अर्थ प्रेशर। तो पैसिव अर्थ प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोज अपने पास में लग रहा है पी। अब मैं बोल रहा हूं सर इसमें मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा है। तो आप यहां पर देखिए आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या मिल रहा है आपको, सॉइल कॉम्पैक्ट हो रही है। भाई जब वॉल इज गोइंग टूवर्ड्स द बैकफिल तो यहाँ की सॉइल क्या हो गई, कॉम्पैक्ट हो गई, वेल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट हो गई, बहुत अच्छी तरीके से डेंस हो गई। सॉइल इज गोइंग टूवर्ड्स डेंसिफिकेशन, और जब सॉइल डेंसिफिकेशन की तरफ चले गई तो इस डायरेक्शन की जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा लिया जा सकता है यहाँ पर प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, फिर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर पैसिव स्टेज में जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं वो आप लोगों के पैसिव अर्थ प्रेशर होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रेशर होते हैं। और यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस बन जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो ये कारण हो जाता है यहाँ पर मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होने का। समझ में आ गए? तो एक्टिव स्टेज में एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, जबकि पैसिव स्टेज में पैसिव प्रेशर जो हो जाता है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाता है। क्लियर है इतनी सी बात? यस सर, इतनी बात तो हमें क्लियर है। तो यदि इतनी बात क्लियर है तो मैं आपको दावा करता हूं अब आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, आप लोग यदि जियोटेक पढ़ चुके हैं पहले भी तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये आप लोगों ने फॉर्मूला बिल्कुल पढ़ा होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इक्वल टू क्या लिखते हैं आप लोग, 1 माइनस साइन फाई डिवाइड में 1 प्लस साइन फाई, ऐसे पढ़ते हैं आप पढ़ते थे केपी इक्वल टू 1 प्लस साइन फाई डिवाइड में 1 माइनस साइन फाई, ऐसा पढ़ते थे। ये आया कहाँ से उसको देखते हैं अब अपन। यदि आपको ये चीज समझ में आ चुकी है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इजीली ये चीज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये चीज आई कहां से, ये चीज कहां से आई, इसको अपन यहां पर समझते हैं। तो मैंने आपको यहां पर कहा, क्या कहा कि देखिए मैंने आपको कहा सबसे पहले अपन यहां पर लेते हैं एक्टिव स्टेज। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, एक्टिव स्टेज ले रहा हूं, एक्टिव स्टेज। तो एक्टिव स्टेज में अपन यहां पर क्या लिख देंगे, अपन यहां पर लिख देंगे कि वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, अवे फ्रॉम द बैकफिल, wall moves away from the backfill, pressure developed between wall and soil is called एक्टिव अर्थ प्रेशर। उसको अपन क्या कह देंगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर कह देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर, इतनी बात क्लियर है। मैंने आपको जैसे कि कहा, मैंने आपको अभी क्या कहा कि हमारा यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेस क्या हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस बताया, तो यहाँ पर आपका वर्टिकल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या रहेगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर आप लोगों का यहाँ पर रहेगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। एक्टिव अर्थ प्रेशर बोले तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, एक्टिव अर्थ प्रेशर बोले तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस सिग्मा एच। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो भाई मुझे एक एक्सप्रेशन याद आ रहा है जो मैं आप लोगों को जस्ट पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, जब मैंने आपको शेयर स्ट्रेंथ टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको एक एक्सप्रेशन पढ़ाया था, सिग्मा बार 1 इक्वल टू सिग्मा बार 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c10 45 प्लस 5/2। अभी मैंने आपको क्या कहा, मैं कौन सी सॉइल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही आप लोगों को यहाँ पर लिखवा दिया था
क्या लिखवाया था कि मैं कौन सी सॉइल की बात कर रहा हूँ, मैं कोहेजन लेस सॉइल की बात कर रहा हूँ, मतलब सैंड की बात कर रहा हूँ। और कोहेजन लेस सॉइल में सी की वैल्यू मतलब कोहेजन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में मैं कोहेजन की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ। सो लेट पुट सी इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने ये सी को यहाँ पर 0 पुट किया, आपका सेकंड टर्म पूरा क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। सेकंड टर्म जैसे ही 0 हुआ, मेरे पास ये पूरा टर्म यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सिग्मा बार 1 आपका क्या है, वर्टिकल स्ट्रेस है। सिग्मा बार 1 क्या है आपका, वर्टिकल स्ट्रेस, इक्वल टू सिग्मा बार 3 आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, दैट इज एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, सिग्मा बार 3 की जगह पर ने पी रख दिया, सिग्मा बार ए की जगह पर ने सिग्मा वी रख दिया, और ये आपका क्या आ गया, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इतना आ गया। मैं यहाँ पर एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू निकाल लूँ। एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर मैं डिटरमाइन कर लेता हूँ। तो ये एक्टिव अर्थ प्रेशर पी ए आप लोगों को कितना आ गया, ये आ गया है आप लोगों का 1 डिवाइड में 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इंटू है ना, ये इसके नीचे चला जाएगा, इंटू सिग्मा वी। अब आप लोगों को ध्यान होगा, जब मैंने आपको जियोस्टैटिक कंडीशन पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, जब मैंने आपको जियोस्टैटिक कंडीशन पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको क्या लिखवाया था, वहां पर मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, और वो ये थी कि आपका जो सिग्मा एच होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो होता है, वो के टाइम्स ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस होता है। तो आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है। मैंने कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल लेटरल अर्थ प्रेशर है वो 3 टाइप के होते हैं, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में पढ़ा चुका हूँ। एक्टिव अर्थ प्रेशर सिग्मा एच है आप लोगों का। तो यहाँ से यदि मैं कंपेयर करूँ एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो आपकी के की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये के का वैल्यू हो गया आप लोगों का, ये सिग्मा भी, तो के का वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया, दैट इज कमिंग 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इंटू सिग्मा वी। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन ए, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन बी। ए और बी को आप कंपेयर करेंगे, है ना, क्या लिखेंगे अपन, कंपेयर ए एंड बी। तो यदि आपने ए और बी को कंपेयर किया तो आपको के की वैल्यू मिल चुकी है, और के आपका क्या कहलाएगा, के आपका कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। इस के को मैंने किससे डिनोट कर दिया, के ए से डिनोट कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर के ए। जब रेस्ट की बात आई थी तो मैंने किससे डिनोट किया था, के नॉट से डिनोट किया था। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर के कितना आ गया, 1 डिवाइड में 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 आ चुका है। आप इसको चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझ रहे मेरी बात को। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसको ये किसका फॉर्मूला बन चुका है, अरे भाई ये फॉर्मूला किसका बना, 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2, ये फॉर्मूला बना है 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाय 1 प्लस साइन फाइव का। तो 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड में 1 प्लस साइन फाइव, ये आपका नया एक फॉर्मूला यहाँ पर बन चुका है। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर के हैं। आप लोगों ने, जहां तक मुझे आइडिया, यदि आप बेसिक लेवल पर यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर को 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड में 1 प्लस साइन फाइव तक ही पढ़ा होगा। और यदि आपने ये भी पढ़ रखा है, मतलब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, तो के इक्वल टू या तो 10 के टर्म में आप ऐसा लिख दो, या फिर 10 के टर्म में ऐसा लिख दो, या फिर साइन के टर्म में आप ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। K is your coefficient of active earth pressure. क्लियर है। इन द सेम वे आप किसके लिए निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव कोफिशिएंट। इन द सेम वे यू पीपल कैन डिटरमाइन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर ऑल्सो। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखें सर, तो देखो याद रखने का एकदम आसान तरीका, ऊपर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2, तो ऊपर 10 आ जाएगा, 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2। नीचे वाला प्लस है तो यहाँ पर नीचे में प्लस आएगा, 1 डिवाइड में 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 दिख रहा है। ये प्लस रिलेटेड टू दिस प्लस, दिस माइनस रिलेटेड टू दिस माइनस, ऐसा याद रख लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर की मुझे एक्सप्रेशन मिल गया, और ये मैंने आपको एक्टिव स्टेज की पूरी पिक्चर क्लियर कर दी। ठीक है, जरा इतना नोट करो, मैं जब तक बोर्ड नंबर 1 क्लियर कर देता हूं। मैं यहाँ पर बोर्ड नंबर 1 क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। बोर्ड नंबर 1
एक मैंने आपको यहाँ पर कहा, क्या कहा कि देखिए, मैंने आपको यहाँ पर कहा है चलिए, एक्टिव स्टेज का आप लोगों को क्लियर हो चुका है। एक्टिव स्टेज की बात अपनी यहाँ तक की क्लियर हो गई। आइए हम पैसिव स्टेज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, मैंने बोर्ड नंबर ये जो था इसको रब कर दिया है। तो आइए अपन बात करते हैं यहाँ पर पैसिव स्टेज का। तो मैंने यहाँ पर लिखा पैसिव स्टेज के बारे में, पैसिव स्टेज। ठीक है, पैसिव स्टेज के बारे में मैं लिखता हूँ। यहाँ पर वॉल किधर जा रहा था, वॉल जो जा रहा था वो टूवर्ड्स द बैकफिल जा रहा था। तो ठीक है, वॉल मूव्स टूवर्ड्स द बैकफिल, वॉल मूव्स टूवर्ड्स द बैकफिल। ठीक है, यस सर, इतना ठीक है। व्हेन द वॉल इज मूविंग टूवर्ड्स द बैकफिल, हो क्या रहा था, ये हो रहा था कि भैया द प्रेशर डेवलप्ड between wall and soil is called passive earth pressure, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया आपके पास जो पैसिव अर्थ प्रेशर है वो आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, और जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो आप लोगों का माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। मैंने कहा मुझे एक एक्सप्रेशन याद है, सिग्मा बार 1 इक्वल टू सिग्मा बार 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोगों का, चूंकि हम सॉइल कौन सा लिए थे, कोहेजन लेस सॉइल लिए थे, तो ये टर्म पूरा जीरो हो चुका है, क्योंकि कोहेजन की वैल्यू अपन ने जीरो पुट कर दी होगी यहाँ पर। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, देखो सिग्मा बार 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पैसिव अर्थ प्रेशर लिख दूं, बिल्कुल पैसिव अर्थ प्रेशर। सिग्मा बार 3 की जगह आप इसको इफेक्टिव भी लिख लो यदि वाटर टेबल है तो ये आपका इफेक्टिव प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो मैंने यहाँ से आपका पैसिव अर्थ प्रेशर निकाल दिया। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि सिग्मा एच क्या होता है, के टाइम्स ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस होता है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये आपका इक्वेशन नंबर ए है, या इसको मैं बोलता हूँ ये इक्वेशन नंबर पी है। ये क्या है आप लोगों का इक्वेशन नंबर पी, और इसको मैं बोल देता हूँ ये है इक्वेशन नंबर क्यू। तो पी एंड क्यू को हम कंपेयर करते हैं। इक्वेशन पी एंड क्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया कंपेयर इक्वेशन पी एंड क्यू। तो इक्वेशन पी एंड क्यू को हमने यहाँ पर कंपेयर किया। तो कंपेयर करने पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भैया ये सिग्मा एच है, ये सिग्मा एच है, ओके। ये सिग्मा वी ये रहा, सिग्मा वी ये रहा। तो आपका जो के था पैसिव स्टेज में क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर कहलाएगा, केपी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई के की, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो यहाँ पर अपन इसको क्या लिख दें, इसको लिख दें 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास केपी का। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक और तरीके से, मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 डिवाइड में 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2। ऐसा लिख सकता हूँ क्या भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इनवर्स में भी लिख सकते हैं, बस प्लस की जगह आपको माइनस लिखना होगा। इसको साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इसको साइन के टर्म में फिर आप क्या लिख सकते हैं, साइन के टर्म में हम इसको लिख पाएंगे। देखो ऊपर प्लस था तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन 5, नीचे माइनस आ रहा था तो नीचे भी 1 माइनस साइन 5, तो 1 माइनस साइन 5।
तो ये तरीका हो चुका है के और केपी को डिटरमाइन करने का। तो हमने यहाँ पर केपी कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर डिटरमाइन कर दिया। ठीक है मेरी इतनी सी बात। कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिटरमाइन कर दिया। अब मैं आपको ये बता रहा था कि कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर यहाँ पर आपने यदि डिटरमाइन कर दिया है तो 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 ऊपर है, तो देखो प्लस 1 प्लस साइन 5 माइनस नीचे माइनस 1 डिवाइड में 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो इनको हम साइन के टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने एक बात यहाँ पर नोटिस की कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको के पढ़ाया। के क्या है, के है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर 1 माइनस साइन 5 डिवाइड में 1 प्लस साइन 5। ऐसा मैंने अभी आपको पढ़ाया। मैंने आपको के पी के बारे में पढ़ाया। के पी क्या है, 1 प्लस साइन 5 डिवाइड में 1 माइनस साइन 5। ऐसा मैं आपको पढ़ाया। तो आप देखेंगे ये है 1 माइनस साइन 5 डिवाइड में 1 प्लस साइन 5, ये है 1 प्लस साइन 5 डिवाइड में 1 माइनस साइन 5। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, इनवर्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं तो के इंटू के पी मुझे क्या मिलेगा। यदि मैं इन दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करूं तो 1 प्लस साइन 5 से ये नीचे वाला 1 प्लस साइन 5 कैंसिल, 1 माइनस साइन से 5 से ये ऊपर वाला 1 माइनस साइन 5 कैंसिल। तो के इंटू के पी का जो वैल्यू है वो मेरे पास 1 आ चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। 1/k विल बी इक्वल टू kp या 1/kp इज इक्वल टू 1/k आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को निकाल के बता दिए। समझ में आ गई मेरी इतनी सी बात, ये से समझ में आ गई। अब मैं यदि यहाँ पर आपको एक डिस्कशन करूँ छोटा सा, आप लोग साथ में एक छोटा सा, देखो यहाँ तक कि ये चीज तो खत्म हो गई। पैसिव स्टेट जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था वो चीज यहाँ पर आके खत्म हो गई। तो देखो मैंने आपको कहा था 3 टाइप के अर्थ प्रेशर होते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि 3 टाइप के अर्थ प्रेशर होते हैं। एक अर्थ प्रेशर आपका होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक अर्थ प्रेशर होता है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर, और एक अर्थ प्रेशर होता है आपका पैसिव अर्थ प्रेशर। जब भी आपकी सॉइल अनस्टेबल होती है या इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आती है तो सॉइल को वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए, सॉइल को वापस स्टेबल कंडीशन में लाने के लिए हम रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर या तो हेवी इन वेट हो सकते हैं या लाइट इन वेट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रेशर डेवलप होते हैं। तो यदि मैं मान लूँ कि मेरे पास एक ऐसी सॉइल है जिसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई है सपोज, तो फॉर सेम वैल्यू ऑफ फाई हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, है ना, कंपेयर फॉर सेम वैल्यू ऑफ फाई, कंपेयर फॉर सेम वैल्यू ऑफ फाई। सेम सॉइल में सेम वैल्यू ऑफ फाई के लिए यदि हम यहाँ पर कंपेयर करें तो सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा होगा, सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा होगा या सबसे छोटा कोफिशिएंट कौन सा होगा। तो मैं सबसे पहले छोटा कोफिशिएंट लिखता हूँ। के क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन 5 डिवाइड में 1 प्लस साइन 5। समझ में आ रही मेरी बात। उससे बड़ा कोफिशिएंट कौन है, उससे बड़ा कोफिशिएंट है कोफिशिएंट एट द रेस्ट कंडीशन, ओनली 1 माइनस साइन 5। और सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा हो गया 1 प्लस साइन 5 डिवाइड में 1 माइनस साइन 5। समझ में आ रही मेरी बात भाई। यहाँ पर 1 माइनस साइन 5 था, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन 5 था। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी उसको मैं और किसी टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 प्लस साइन 5 से और डिवाइड कर रहा हूँ तो वैल्यू और छोटा होकर मिलेगा। तो ये वैल्यू सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये वैल्यू है, और यहाँ पर ऊपर प्लस साइन है, मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ा है। आप एक काम करो, फाई का वैल्यू 30 डिग्री ले लो। कितना ले लो, फाई का वैल्यू 30 डिग्री ले लो। फॉर एग्जाम्पल हमने 30 डिग्री ले लिया तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 0.5। तो यहाँ से 1 माइनस 0.5 डिवाइड में 1.5, तो आपको यहाँ वैल्यू 1/3 मिलेगी, यहाँ पे 3 मिलेगी और यहाँ पर 0.5 मिलेगी, मतलब 1/2। इसको लिखते हैं 0.33। सही बोल रहा हूँ। तो सबसे छोटी वैल्यू 0.33, उससे बड़ी वैल्यू 0.5 और सबसे बड़ी 3। तो ये इस तरीके से ये वैल्यूज आ गई। यदि हम सेम डेप्थ पर भी कंपेयर करें, सिग्मा वी भी सब में मैं सेम रख दूं, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यदि हम बात करें तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि आपका सबसे बड़ा, है ना, या तो अपन यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, है ना, अपन यहाँ पर इसको कंपेयर करते हुए क्या लिखा कि सबसे छोटा आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, उससे बड़ा आपका अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, और सबसे बड़ा आपका पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट होगा।
यदि कोफिशिएंट ऐसे हैं और इन सब में वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू भी मैं सेम मान लूं तो मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ कि सबसे छोटा आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर है, उससे बड़ा आपका अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है, और सबसे बड़ा आपका जो अर्थ प्रेशर है वो अर्थ प्रेशर पैसिव अर्थ स्टेज पर होगा। समझ में आ गई मेरी ये बात। चूंकि आपकी कोफिशिएंट्स के वैल्यू के हिसाब से सेम वर्टिकल स्ट्रेस के लिए हमारे पास सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो पैसिव अर्थ प्रेशर का है, उससे छोटा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का है, और सबसे छोटा एक्टिव अर्थ प्रेशर है। तो ये हमने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। ये आपका आज का लेक्चर यहाँ पर इतना काफी है। आज का लेक्चर इतना काफी है। क्या टाइम हो गया भाई? 2:30 बजने में है, 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है भाई।